दोस्तों, आपने देखा होगा कि धरती के एक छोटे से कोने में रेत के भार तले पड़ा छोटा सा बीज धीरे धीरे किस तरह एक कोपल के रूप में बाहर निकलता है और फिर जैसे जैसे उसको अपनी जरूरत की सभी चीजें समय पर मिलती रहती हैं, वैसे वैसे वो बीज कुछ ही समय बाद छतनार पेड़ बन जाता है। जिस बीज को कभी हम उंगली के जोर से तोड़ सकते थे, अब उस पर खड़े पेड़ को कुल्हाड़ी की मार से काटने में भी हमें मशक्कत करनी पड़ती है। भारतीय क्रिकेट की कहानी भी कुछ इसी तरह की रही है। पारसी लोगों ने 19वीं सदी में जो बीज धरती की गोद में फेंका था और जो बीज एक लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत के रहमो करम पर धरती में समाया रहा, उस पर आज एक शानदार वृक्ष खड़ा हो गया है। इन दोनों कहानियों में जो एक बात सबसे ज्यादा गौर करने लायक है वो ये है कि जिस तरह बीज को पेड़ बनने के लिए कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भारतीय क्रिकेट को भी समय समय पर कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ी जिनके बिना आज के वैभवशाली क्रिकेट बोर्ड का तैयार होना नामुमकिन था। ये जरूरी चीजें कौन सी थी और कौन से 10 खिलाड़ियों ने उन जरूरतों को पूरा किया? मार्वेलस मैन एंड मोमेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट के इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। भारत में क्रिकेट की शुरुआत से लेकर साल 1932 में खेले गए पहले टेस्ट मैच तक अगर हम इस देश का क्रिकेट इतिहास उठाकर देखें तो रणजीत सिंह जी और नवाब पटौदी के अलावा कुछ गिने चुने लोगों के बीच ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आता जो बल्लेबाजी करने में महारत रखता हो। भारतीय क्रिकेट में यह दौर पूरी तरह से तेज गेंदबाजों और पालवंकर बालू जैसे स्पिन गेंदबाजों का समय था। ऐसे में लाला अमरनाथ नाम का एक खिलाड़ी साल 1933 में इंग्लैंड के भारत दौरे पर अपना पहला मैच खेलने उतरता है और टीम की दूसरी पारी के दौरान इंग्लैंड के शानदार गेंदबाजों के सामने खेलते हुए 100 से ज्यादा रन बना देता है। 100 रन आज की क्रिकेट में भले ही बहुत कम स्कोर हो, लेकिन उस समय भारतीय लोगों को उन 100 रनों का और लाला जी जैसे बल्लेबाज का इंतजार किस कदर था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैदान पर मौजूद भीड़ में से ज्यादातर लोग उनके शतक के लिए वहां पर रुके थे और जैसे ही शतक पूरा हुआ, लोगों ने गहने और रुपए सब कुछ लाला जी की तरफ फेंक दिए। एक शतक के बाद लोगों का इतना उत्साह उनके बाद किसी भी खिलाड़ी को नसीब नहीं हुआ। भारतीय टीम जब अगली बार इंग्लैंड गई तो वहां भी फर्स्ट क्लास मैचों में लाला जी ने 600 से ज्यादा रन बना दिए थे, लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य था कि उस दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी विजय कर रहे थे, जिन्हें मगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सामने आए सबसे अयोग्य कप्तान भी बोले तो गलत नहीं होगा। लाला जी के बाद भारतीय क्रिकेट ने दुनिया को एक से बढ़कर एक बल्लेबाज दिए। भारतीय टीम उसके बाद कभी भी बल्लेबाजों के मामले में खाली नहीं रहा। लाला जी आजाद भारत की पहली क्रिकेट टीम के कप्तान बने और फिर पाकिस्तान के खिलाफ साल 1952 में जब भारतीय टीम ने पहली बार सीरीज अपने नाम की तो लाला जी उस टीम के भी कप्तान थे। आगे एक सिलेक्टर और मैनेजर से लेकर अलग अलग तरह से लाला अमरनाथ का नाम भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ चलता रहा और साथ ही इन्होंने अपने बच्चों को भी काबिल क्रिकेटर बनाया, जिनमें से एक मोहिंदर अमरनाथ का साल 1983 के विश्व विजय अभियान में क्या योगदान था, इससे हम सब वाकिफ हैं। इस तरह लाला अमरनाथ की मौजूदगी में और उनका खेल भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव रखता है और अगर आपकी इजाजत रही तो इस महान खिलाड़ी पर जल्द ही हम एक पूरी वीडियो लेकर के आएंगे। 21 साल का एक लड़का जो भारतीय टीम के साथ साल 1961-62 में वाइस कैप्टन के तौर पर वेस्टइंडीज जाता है, जिसकी एक आंख इंग्लैंड में हुए हादसे के कारण पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस लड़के को बताया जाता है कि उसका कप्तान अभी आगे दौरे के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए तुम्हें भारतीय टीम की कप्तानी करनी होगी जहां हर कोई तुमसे बड़ा है। इस लड़के का नाम मंसूर अली खान पटौदी था। 21 साल की उम्र में इन्हें भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका मिला और वो भी एक ऐसे माहौल में जहां सभी भारतीय खिलाड़ी गोरे लोगों को खुद से बड़ा मानते थे। पूरी टीम जाति और ऊंच नीच के चुंगल में फंसकर बिखरी हुई थी और किसी को भरोसा नहीं था कि वो एक टीम के तौर पर कुछ बड़ा कर सकते हैं। यानी टीम में हालात ऐसे थे कि अगर कोई 2 खिलाड़ी एक ही जगह से नहीं होते थे या उनकी जाति समान नहीं होती थी तो एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की गेंद पर कैच लेने या चौका रोकने की कोशिश भी नहीं करता था। ऐसे में टाइगर पटौदी ने टीम में भारतीयता की भावना पैदा करी और यह भरोसा दिलाया कि वो एक टीम के तौर पर किसी से भी छोटे नहीं है। भारतीय टीम कहीं भी जाकर के मैच जीत सकती है। साल 1967-68 के आसपास न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर पहली बार कोई टेस्ट मैच जीतने और फिर सीरीज अपने नाम करने का कारनामा पटौदी की कप्तानी में ही किया था। अपनी कप्तानी के दौर में ही टाइगर पटौदी ने विश्व क्रिकेट से अलग हटकर स्पिन गेंदबाजों पर भरोसा दिखाया और इसी भरोसे का नतीजा बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना और वेंकट राघवन जैसे महान खिलाड़ी थे, जिन्होंने उस समय भारतीय क्रिकेट की गेंदबाजी को संभाला जब भारतीय टीम के पास कोई स्पेशलिस्ट शानदार तेज गेंदबाज नहीं था। पटौदी के निजी आंकड़े भले ही उन्हें एक शानदार खिलाड़ी साबित नहीं करते हों, लेकिन अपने करियर के 13 सालों में एक आंख के साथ बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण में जो कुछ उन्होंने किया वो बहुत बड़ी बात है। बात अगर बल्लेबाजी की करें तो सुनील गावस्कर के कद की बराबरी करने वाले खिलाड़ियों के नाम बहुत कम हैं, क्योंकि बल्लेबाज के तौर पर आप रन किस दौर में किनके सामने
और किस स्थिति में बनाते हैं, ये बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। सुनील गावस्कर ने जिस समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में पदार्पण किया था, तब भारतीय बल्लेबाजों के लिए यह बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि किसी मैच में बिना आउट हुए वापस आ गए हैं। भारतीय बल्लेबाजों के लिए वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को झेलना एक बहुत बड़ी बात थी। मैच ड्रॉ कराना जीतने जैसी खुशी देता था और अपने पूरे करियर में 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों को सबसे बड़ा माना जाता था। ऐसे में सुनील गावस्कर आते हैं और अपनी पहली सीरीज में वेस्टइंडीज की धरती पर 774 रन बना देते हैं। भारत में पैदा हुए किसी भी बल्लेबाज का प्रदर्शन इससे पहले कभी भी इतना अच्छा नहीं रहा था। आगे चलकर सुनील गावस्कर की शतकीय पारी के चलते ही भारतीय टीम ने साल 1976 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 403 रन चेज किए थे। साल 1987 में संन्यास से पहले एक समय ऐसा था जब कपिल देव टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में और गावस्कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मामले में पहले स्थान पर थे। सुनील गावस्कर ने उस समय वेस्टइंडीज के सामने सबसे ज्यादा शतक लगाए थे, जिसके सामने खड़े रहने वाला बल्लेबाज भी कभी भारतीय टीम में इनाम का हकदार माना जाता था और ये शतक गावस्कर ने बिना हेलमेट पहने लगाए थे। बल्लेबाजी के बाद अगर अब बात करें गेंदबाजी की, तो आजादी से पहले और फिर आजादी के बाद भी कुछ एक को छोड़कर लंबे समय तक भारतीय टीम में कोई भी सशक्त, शानदार, तेज गेंदबाज अपनी जगह नहीं बना पाया था। 2 दशकों तक भारतीय टीम में गेंदबाजी की कमान स्पिन क्वार्टर ने संभाली थी। कुछ तेज गेंदबाज भी आए, लेकिन अपना स्थान पक्का करने में सफल नहीं रहे। ऐसे में जब कहा जाता था कि भारत तेज गेंदबाज पैदा नहीं कर सकता है, उसमें भारतीय टीम में कपिल देव का आगाज होता है। साल 1978 से साल 1994 तक कपिल देव ने इतना कुछ अपनी गेंदबाजी के दम पर हासिल कर लिया था, जिन्हें देखकर भारत में तेज गेंदबाज बनने की होड़ बच्चों में शुरू हो गई थी। एक ऑलराउंडर के तौर पर हेडली और इमरान खान से आंकड़ों के मामले में कपिल देव बहुत आगे थे और कप्तान के तौर पर साल 1983 में जो तोहफा इस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट को दिया, उसको बयां नहीं किया जा सकता। आज भारत में क्रिकेट जिस मुकाम पर है, उसमें कपिल देव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व कप जीतकर कपिल देव की टीम ने भारत में क्रिकेट को सबसे बड़ा खेल बनाने की जिस मुहिम का आगाज किया था, उस मशाल को अपने हाथों में लेकर दुनिया भर में जिस एक बल्लेबाज ने 24 सालों तक जारी रखा, उस बल्लेबाज को हम और आप सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। सुनील गावस्कर के बाद विश्व भर के लोग जब ये मान बैठे थे कि भारतीय टीम में कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं आएगा, उस समय सचिन तेंदुलकर ने अपने पसंदीदा गावस्कर की विरासत को आगे बढ़ाया और भारतीय क्रिकेट को सबसे शक्तिशाली पद पर लाकर खड़ा कर दिया। एक 16 साल का लड़का जिसने अगले 24 सालों तक हर परिस्थिति में भारतीय टीम को ऊपर रखा और अपने खेल को उस शिखर तक पहुंचा दिया जहां लारा, स्मिथ, कैलिस, पॉन्टिंग और उसके बाद भी आज तक कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया है। सचिन तेंदुलकर ने खेल को भारतीय लोगों के लिए सब कुछ बना दिया था। सचिन का शतक भारत के लिए त्योहार की तरह था। उनके शून्य पर आउट होने पर लोग भूखे सो जाते थे। उनका 100वां शतक देश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। उनका आखिरी मैच, उस तरह की विदाई आज तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को नसीब नहीं हुई है। 90 का दशक भारतीय क्रिकेट के लिए एक डिप्रेसिंग दौर था, जिसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी होने के बावजूद भी टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी और ऊपर से मैच फिक्सिंग की खबरों ने भी टीम में माहौल बिगाड़ रखा था। ऐसे दौर से भारतीय टीम को बाहर लाना और फिर से पटरी पर चलाकर अच्छी स्थिति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौरव गांगुली को मिली। उन्हें नया कप्तान बनाया गया। सौरव गांगुली ने अपनी एक नई टीम तैयार की, जिसमें नए खिलाड़ियों को जरूरी तरजीह मिली और इस टीम को गांगुली ने फिर से वही भरोसा दिलाया जो लगभग खत्म हो गया था। नेटवेस्ट ट्रॉफी, कोलकाता टेस्ट, 2003 विश्व कप, कुछ ऐसे मौके थे जहां से भारतीय क्रिकेट का नया जन्म हुआ और फिर इस टीम ने कहीं भी किसी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। युवराज सिंह, धोनी और सहवाग जैसे बेहतरीन खिलाड़ी भी इसी नए कप्तान के तराशे हुए मोती थे, जिन्होंने आगे लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की चमक को बरकरार रखा। गौतम गंभीर के अनुसार यह खिलाड़ी भारत में पैदा हुआ सबसे महान बल्लेबाज है और इस खिलाड़ी ने जिस तरह का काम भारतीय क्रिकेट के लिए किया है, उसे देखते हुए इस बात से पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। भारतीय खिलाड़ियों को अगर सही मायनों में किसी खिलाड़ी ने अहम मैचों में खेलना सिखाया था, तो इस खिलाड़ी का नाम युवराज सिंह है। अपने डेब्यू के बाद अगले 12 सालों तक युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे जरूरी बल्लेबाज बने रहे। नेटवेस्ट ट्रॉफी से गांगुली को कप्तान के तौर पर खड़ा करने वाले युवराज सिंह ने साल 2007 टी20 विश्व कप में धोनी का साथ भी दिया और फिर सदी का सबसे बड़ा पल साल 2011 विश्व कप के पीछे भी इस खिलाड़ी की बहुत बड़ी भूमिका थी। इस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट में किस जरूरत को पूरा किया और किस तरह क्रिकेट को प्रभावित किया था, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। भारतीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर जब पहली बार महेंद्र सिंह धोनी पर विचार चल रहा था, तब देश को एक बड़े टूर्नामेंट में जीत हासिल करने का इंतजार सबसे ज्यादा था। भारतीय टीम के पास बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन उन्हें एक कप्तान की जरूरत थी और ऐसे में जब 2007 विश्व कप के बाद भारत में क्रिकेट खत्म होने की बात चल रही थी, तब सेलेक्टर्स ने एक नौजवान खिलाड़ी को अपना कप्तान बनाया और उसके बाद जो हुआ उससे आप सभी वाकिफ हैं। एक खिलाड़ी, एक कप्तान और एक विकेट कीपर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी एक सिलसिलेवार छाप भारतीय क्रिकेट पर छोड़ने में सफल रहे। साल 2008 में जब विराट कोहली ने अपना डेब्यू किया था,
तब देश के बहुत बड़े बल्लेबाज अपने करियर के आखिरी दौर से गुजर रहे थे। सचिन का संन्यास भी बहुत नजदीक नजर आ रहा था और ऐसे में देश को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जिस पर हर कोई सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसा ही भरोसा रख सके। भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी को अपने नए चैंपियन बल्लेबाज की जरूरत थी और इसे विराट कोहली ने अभी तक निभाए रखा हुआ है। धोनी ने खास तौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी कप्तानी का जो स्टैंडर्ड तय किया था, उसी तरह का दबदबा भारत को टेस्ट क्रिकेट में भी चाहिए था और खास तौर पर विदेशी जमीन पर भारतीय टीम ने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया था। भारतीय क्रिकेट में नाजुकता का अपना अलग स्थान रहा है। स्पिन गेंदबाजी से लेकर कलाइयों के भरोसे बल्लेबाजी करने वाले देश को अगर सही मायनों में बाउंड्रीज के सहारे तेज गति से रन बनाना किसी ने सिखाया तो इस फहरिस्त में वीरेंद्र सहवाग का नाम सबसे पहले आता है। फिर बात चाहे 13 शतक छक्के से पूरा करना हो या पारी की शुरुआत चौके से करनी हो, वीरेंद्र सहवाग से पहले भारतीय क्रिकेट ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सहवाग सिर्फ तेज खेलना ही जानते थे, उन्हें जरूरत के हिसाब से खुद को बदलना भी आता था। लेकिन अपनी तेज तर्रार पारियों से इस बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट में एक नई पहल कर दी थी जो समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जरूरत थी और नई पीढ़ी के क्रिकेट प्रशंसकों को टेलीविजन से बांधे रखने के लिए उपयुक्त भी थी। तो दोस्तों, ये थे भारतीय क्रिकेट इतिहास के वो चुनिंदा खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के बदलते दौर में सबसे बड़ा योगदान दिया। हमने यहाँ किसी भी खिलाड़ी को उनके आंकड़ों के हिसाब से सबसे महान खिलाड़ी नहीं बताया है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से इनके अलावा इस लिस्ट में 10 खिलाड़ी और कौन हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।